हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपने एसईसी पेपर फर्स्ट में सब्जेक्ट हिंदी रखा है तो आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह आपके एसईसी पेपर फर्स्ट में जो आपका सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि आपका गदखंड है और इस गदखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मार्मिक कहानी का वर्णन किया गया है। वह कहानी है बेटों वाली विधवा। बेटों वाली विधवा कहानी जिसको मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस कहानी के सार संग्रह को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपके पेपर में जो यहां से प्रश्न आएंगे तो आप सरलता के साथ उस प्रश्नों का उत्तर दे सको। इसके बाद हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन कथाओं के बारे में जानेंगे कि आखिर मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय क्या है, उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गदखंड के परिचय पर। देखिए, गदखंड का जो परिचय है मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि आज जो हम लोग शीर्षक कंप्लीट करने वाले हैं वह है बेटों वाली विधवा। और यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया है तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है निश्चित ही बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि बेटों वाली विधवा का जो है प्रकाशन कब हुआ था, तो यह जो कहानी है यह कहानी 1 जनवरी 2008 को प्रकाशित की गई थी। कहां से प्रकाशित किया गया था तो दिल्ली पुस्तक सदन से इसका प्रकाशन होता है। अब इस कहानी का आधार क्या है, यानी कि किसे आधार बनाकर इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचा गया है, तो वह है नारी की मनोदशा। एक विधवा नारी की क्या मनोदशा है, उसका क्या मनोभाव है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। अब वह विधवा नारी कौन है तो हम लोग पात्र परिचय में देखेंगे। देखिए, बात करते हैं इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, क्योंकि पात्र को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिना पात्र को समझे, बिना पात्र को जाने आप किसी भी कहानी को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। और वैसे भी इस तरह की कहानी को समझना कहीं ना कहीं बिना पात्र को जाने आपके लिए कठिन होगा। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख पात्र की अगर मैं बात करूं तो वह है फूलमती, जो कि एक विधवा नारी होती है और इसी विधवा नारी पर इस कहानी को प्रेमचंद्र के द्वारा रचा गया है। अब बात करेंगे हम लोग आगे कि क्या है कहानी, इस कहानी के माध्यम से किस मर्म को समझाने का प्रयास किया गया है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, हम इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पात्र है फूलमती का पुत्र। फूलमती के 4 पुत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र होता है कामतानाथ। कामतानाथ जो कि एक क्या होता है तो दफ्तर में 50 रुपए की वेतन पर कार्य करता रहता है और अपना जीवन यापन करता रहता है। तीसरा पात्र की अगर मैं बात करूं तो वह है फूलमती का दूसरा बेटा जिसका नाम है उमानाथ। उमानाथ डॉक्टरी की परीक्षा जो है यह पास कर लिया है और डॉक्टरी करने के उपरांत जो है वह चाहता है कि एक औषधालय खोले, यानी कि दवा की दुकान की शुरुआत करे। तीसरे पुत्र की बात करें तो इसका तीसरा बेटा है दयानाथ। दयानाथ जो कि बीए की परीक्षा फेल हो चुका है और फेल होने के बाद क्या किया तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, जब उसे कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिलने के उपरांत जो है वह क्या करता है तो पत्रिका लिखना शुरू कर देता है, यानी कि पेपर लेखन का कार्य करना शुरू कर देता है। सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान पुत्र जिसका नाम है सीतानाथ। सीतानाथ जो कि चारों पुत्रों में सबसे कुशाग्र बुद्धि का था और सबसे होनहार बालक था। उसने अभी अभी बीए की परीक्षा पास करी प्रथम श्रेणी से और एमए की तैयारी में जो है लग गया है। और एक और पात्र जो कि कौन है तो वह है पंडित अयोध्यानाथ, जो कि फूलमती का पति होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कहानी को कि आखिर कहानी क्या है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत में क्या हो जाता है तो अयोध्यानाथ का मृत्यु हो जाता है और जैसे अयोध्यानाथ का मृत्यु हो जाता है फिर तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। आप सभी को पता है कि अगर समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सामाजिक परंपरा के आधार पर समाज में श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और यह श्राद्ध कार्यक्रम जो है 13 से 15 दिनों तक चलती है। मूल रूप से कहे तो यह कार्यक्रम जो है 13 दिनों तक चलती है। इन 13 दिनों में एक सबसे प्रमुख कार्य जिसका नाम है भोज कार्यक्रम, जिसका आयोजन किया जाता है और इस कहानी में जो है इसी भोज कार्यक्रम को सबसे बड़ा आधार बनाकर इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। देखिए, होता क्या है तो अयोध्यानाथ के परिवार में उनके मृत्यु से पहले
सारा हुक्म किसका चलता था? तो फूलमती का चलता था। उसके आदेश के बिना उसके परिवार में कुछ भी नहीं होता था। वह जो बोलती थी वही होता था। लेकिन जैसे ही अयोध्यानाथ का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, उसके परिवार में सब चीजें बदल जाती है। अब चीजें बदलती क्या है? तो देखिए, इस श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान जो है भोज का आयोजन किया जाता है। तो भोज के आयोजन में क्या होता है, फूलमती जितने चीजों का मांग करती है, यानी कि अपने पुत्र को जितने चीज लाने के लिए कहती है, उन सभी सामानों में उसका चारों बेटा क्या करता है, तो बहुत कम कम सामान लेकर आ जाता है। जब फूलमती यह चीजें देखती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वह अपने पुत्रों को डांटने का प्रयास करती है, लेकिन उसके पुत्रों के द्वारा जो है उनके बातों को अनसुना कर दिया जाता है। उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उसे लगता है कि मैं इतने ही चीजों में अपना सारा काम निपटा लूंगा। लेकिन फूलमती जिसके पास अनुभव था, उसे पता था कि भोज कार्यक्रम के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता होने वाली है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पुत्रों को सारी चीजों का सजेशन दिया था कि ये इतने सारे चीजों को आपको लाना है भोज कार्यक्रम के लिए। लेकिन उनका बेटा जो है उसकी बातों को नहीं मानता है, और जिसका परिणाम उन्हें आगे देखने को मिलता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जब फूलमती ऐसा देखती है कि उसके बेटों के द्वारा उसके बातों का पालन नहीं किया गया है, तो उसे काफी दुख होता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि एक परिवार में किसी व्यक्ति का हमेशा से जो है बात चलती आई हो और एकाएक जो है क्या होता है, कुछ परिस्थितियों के कारण उनकी बातों को टालना शुरू कर दिया जाता है, तो उसके भावनाओं को काफी ज्यादा ठेस पहुंचता है। लेकिन फूलमती अब करे तो करे क्या? काम काज का समय था, काफी सारे मेहमान लोग वहां पर मौजूद थे। उस मेहमानों के बीच में वह अपने पीड़ा को सहकर अपनी आंखों में आंसू लिए एक कोने में जाकर बैठ जाती है, और उस कोठरी में बैठे बैठे वह सारे कार्यक्रम को क्या करती रहती है, तो देखती रहती है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो फूलमती को जिस बात का डर होता है वही बात देखने को मिलता है। जिस भोज का आयोजन किया जाता है उस भोज में काफी सारी कमियां देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जिसे आपको याद रखना है, एक घटना घट जाता है। घटना यह घट जाता है कि भोज में जो है एक चूहिया का मरा हुआ जो है किसी के पत्ते पर आ जाता है। जब भोजन होता रहता है, लोग खाते रहते हैं, तो उसमें एक चूहिया का मरा हुआ जो है शरीर, या कहे तो एक मरा हुआ चूहिया जो है उसके पत्ते पर आ जाता है। यह देखकर लोगों में क्या हो जाती है, हड़बड़ी मच जाती है, और यह हड़बड़ी मचते ही क्या होता है, लोग उठकर वहां से जाने लगते हैं। जब यह दृश्य फूलमती देखती है तो वह अचंभित हो जाती है, और अचंभित होने के साथ साथ वह अपने बेटों से जो है इस बात को पूछने का प्रयास करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि लोग यहां से जाने लगे हैं। लेकिन उनके बेटों के द्वारा जो है उसे कोई जवाब फिलहाल नहीं दिया जाता है। जब जवाब नहीं मिलता है फूलमती को, तो फूलमती झुंझलाकर जो है वहां से चली जाती है। अपना जो है पित या कहे गुस्सा वह अपने आप में पीकर वहां से चली जाती है। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तब चारों भाई लज्जित होकर आंगन में खड़े दिखाई देते हैं, और सभी जो है एक दूसरे को दोष देते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है उन चारों की जो पत्नियां थी, वह चारों की पत्नियां भी आपस में अनबन करते हुए नजर आती है। यह देखकर फूलमती को अब रहा नहीं जाता है। फूलमती उसके पास आती है और उन्हें डांटती है, कहती है कि पुतवाल या ना मुंह पर कालिक, यानी कि उसके कहने का मतलब यह था कि जितनी भी इज्जत उसके पिता के द्वारा कमाई गई थी उन सभी इज्जतों को नीलाम कर दिया उसके पुत्रों ने। डांटने के क्रम में फूलमती अपने बेटे से कहती है कि अगर अभी भी कुछ रह गया हो तो उसे भी धो डालो, या नहीं होता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस तरीके से जो है क्या होता है, तो फूलमती अपने बेटे को डांटती है। परंतु धीरे धीरे क्या होता है, तो यह मामला शांत होता चला जाता है, और समय बीतने के साथ साथ ही क्या होता है, सभी बेटे अपने काम काज में लग जाते हैं, और उनके बेटों के द्वारा जो है अपनी माँ जो कि फूलमती है, उस फूलमती के तरफ जो है उतना ध्यान अब नहीं दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फूलमती की जो दशा थी वह पहले की तरह अब नहीं रह चुकी थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक विधवा औरत का जब उसका पति मर जाता है तो उसका एक समाज में जो है, एक परिवार में जो है क्या भाव रह जाता है। अगर बेटे सही ना हो तो कहीं ना कहीं उस विधवा औरत का जो है उसकी जो जीवन होती है पूरी तरीके से नष्ट, क्षतिग्रस्त दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जो है फूलमती का भी जीवन जो है अब वैसा ही हो चुका था। न तो उनका कोई बात माना करता था, उनकी तरफ ना किसी का ध्यान रहता था, ना किसी पतोह का, ना ही किसी बेटे का। इस तरीके से इस कहानी को गढ़ने का प्रयास किया गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आपने इस कहानी को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि आखिर क्या सार संग्रह है इस बेटों वाली विधवा कहानी का। अब आइए हम लोग बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में।
क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में भी जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यहां से भी आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं या फिर आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का व्यक्तिगत परिचय बताइए। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका नाम जो है, जिस नाम से ये फेमस है, वह नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। लेकिन इनके बचपन की नाम का मैं अगर बात करूं तो इनके बचपन का नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। और इसे उर्दू रचनाओं में, हिंदी रचनाओं में तो आप सभी को पता है इसे मुंशी प्रेमचंद्र के रूप में जानते हैं, लेकिन उर्दू रचना में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो नवाब राय के नाम से जाना जाता है। और इस मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब होता है? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को होता है। कहां पर होता है अगर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे लम्ही ग्राम में, जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, ये सारी बातों को याद रखेंगे। इनके पिता का नाम है अजायब राय और इनकी माता जो थी, इनके माता का नाम है आनंदी देवी। अब आइए जानते हैं कि इसकी पत्नी का नाम क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद्र की पत्नी का नाम है शिवरानी देवी और इनका मृत्यु जो हुआ था वह 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद्र का मृत्यु हो जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ प्रमुख रचनाएं करी जिसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाए आपसे कि रंगभूमि किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की। कर्मभूमि, गोदान जो कि सबसे प्रमुख कर्मभूमि, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूस की रात, ये भी इंपॉर्टेंट है, और नमक का दरोगा। इस तरीके से और भी उन्होंने अपने जीवन काल में काफी सारी रचनाएं की, लेकिन मैंने यहां पर उन्हीं रचनाओं को रखा है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए याद रखिएगा, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, पूस की रात और नमक का दरोगा जो है यह मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद्र का आप जीवन परिचय कर सकते हैं जब आपके पेपर में पूछा जाए। और यह बेटों वाली विधवा जो कहानी है, अगर आपसे इस कहानी का सार संग्रह पूछा जाए, संक्षिप्त में वर्णन पूछ लिया जाए या फिर आपको डिटेल में बताने के लिए कहे, तो आप इस तरीके से जो है पेपर में से नोट डाउन करके लिख सकते हैं। आप पेपर में अपनी भाषा बनाकर इसे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली हर क्लास के लिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।